हेलो फ्रेंड्स। हमने अपने लास्ट वीडियो में गुप्त वंश के बारे में पढ़ा। गुप्त वंश के जो भी शासक हुए उनके बारे में पढ़ा, कितने विदेशी यात्री भारत आए उनके बारे में पढ़ा, और उस समय की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कैसी थी, ये सब हमने देखा था। आज की वीडियो में हम पुष्यभूति वंश की बात करेंगे, जिसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो गुप्त वंश के पतन एवं हूणों के आक्रमण के बीच कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उसमें पश्चिमी भाग में वर्धन वंश का उदय हुआ। ठीक है। आपको पता है कि जितने भी शक्तिशाली राजा थे गुप्त वंश के, धीरे धीरे करके वो सारे समाप्त हो गए, और जैसे जैसे वो उनका पतन होता रहा गुप्त वंश का, और हूण जो थे वो भी आक्रमण कर रहे थे भारत में। इससे क्या हुआ, एक बहुत बड़े जो भूभाग था जिस पे गुप्त वंश का शासन था, ठीक है, सब पे अधिकार किए हुए थे, जैसे जैसे इनका समाप्ति की ओर ये गए, पतन की ओर ये गए, वैसे वैसे क्या हुआ, कई छोटे छोटे राजा बाहर निकले और उन्होंने क्या किया, अपने अपने एरिया को स्वतंत्र करा लिया। ठीक है, एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। तो उसी में से एक ये था कि दिल्ली एवं पंजाब के भूभाग पर स्थित श्रीकंठ नाम का एक जनपद था। ठीक है, एक जिला टाइप का था श्रीकंठ नाम से, जिसे थानेश्वर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था, तो थानेश्वर के नाम से। छठी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में पुष्यभूति नामक शासक ने पुष्यभूति वंश की स्थापना की। तो कब इसकी स्थापना हुई, तो छठी शताब्दी में। ठीक है, छठी शताब्दी की जो प्रारंभ में पुष्यभूति नामक शासक ने पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। यही आगे चलकर वर्धन वंश कहलाया। ठीक है, पहले से किस नाम से जानते थे, तो पुष्यभूति वंश के नाम से जानते थे जब इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसे बाद में वर्धन वंश के नाम से ये पहचाना गया था। इस वंश में प्रभाकर वर्धन स्वतंत्र शासक के रूप में उभर कर आया, जिसे परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उपाधियाँ पूछी जाती हैं। तो इस वंश में क्या था कि जो प्रभाकर वर्धन था वो स्वतंत्र शासक के रूप में उभर कर आया, जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो पूछ सकता है कि परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की, तो प्रभाकर वर्धन ने की थी। ये चीज़ याद रखना। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था। ठीक है, पत्नी का नाम क्या था, तो यशोमती था। इनकी 3 संतानें थीं, राजवर्धन, राजश्री जो इनकी पुत्री थी, और हर्षवर्धन। ठीक है, 3 संतानें कौन कौन सी थी, राजवर्धन इनका बड़ा लड़का था, उसके बाद राजश्री, और उसके बाद हर्षवर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह मोखरी नरेश गृहवर्मा से किया था। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखना कि जो प्रभाकर वर्धन थे इन्होंने क्या किया था, अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था, तो मोखरी नरेश गृहवर्मा से इन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र राजवर्धन गद्दी पर बैठा। इसके समय मालवा के शासक देवगुप्त ने इसके बहनोई गृहवर्मा की हत्या कर राजश्री को अगवा कर लिया। राजवर्धन ने तत्काल देवगुप्त की सेना पर चढ़ाई करते हुए देवगुप्त को मार दिया, किंतु गौड़ नरेश शशांक ने छल से राजवर्धन की हत्या कर दी। मतलब हुआ क्या था, इसका जो बहनोई था गृहवर्मा, उसकी हत्या किसने की, तो मालवा का एक शासक था देवगुप्त, उसने क्या किया, गृहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को अगवा कर लिया। ठीक है, जो इसकी बहन थी उसे अगवा कर लिया, लेकिन ये पूरी प्लानिंग किसकी थी, तो गौंड नरेश शशांक की थी। इसने क्या किया, छल से क्या किया, देवगुप्त को भी फंसा दिया, देवगुप्त भी मारा गया, और क्या किया, इसने छल से राजवर्धन की भी हत्या कर दी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के सब बारे में। ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड था वो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक था हर्षवर्धन का। बड़े भाई की मृत्यु के बाद यह थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। ठीक है, पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी, बड़े भाई की भी मृत्यु हो चुकी थी, अब यही बचा था, ठीक है, गद्दी पर बैठने के लिए। तो बड़े भाई की मृत्यु के बाद यह थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। इसके सामने 2 प्रमुख कार्य थे। पहला, भाई की हत्या का बदला लेना, जो कि किससे लेना था, तो गौंड नरेश शशांक से लेना था, और दूसरा था अपनी बहन को ढूंढना कि इसकी बहन कहाँ पर है। हर्षवर्धन ने संत दिवाकर मित्र की मदद से अपनी बहन को खोज निकाला। ठीक है, तो किसकी मदद से खोज निकाला था, तो संत दिवाकर मित्र की मदद से अपनी बहन को खोज निकाला। इसके बाद शशांक से बदला लेने के लिए उस पर चढ़ाई की। शशांक वहाँ से भाग निकला। ठीक है, शशांक वहाँ से भाग गया। हर्षवर्धन ने कन्नौज साम्राज्य पर आधिपत्य कर अपनी बहन को सौंप दिया। ठीक है, जो कन्नौज था साम्राज्य, कन्नौज का साम्राज्य उस समय बहुत बड़ा हुआ करता था, तो उसने कि ये जो कन्नौज का साम्राज्य था वो अपनी बहन को सौंप दिया, और उसकी सहायता के लिए अपनी जो राजधानी थी वो थानेश्वर से कन्नौज बना दी। ठीक है, पहले इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी, थानेश्वर थी, लेकिन बाद में इसने जो अपनी राजधानी थी वो कन्नौज बना दी, क्योंकि उसकी बहन जो थी उसका जो विवाह हुआ था वो यहीं पर हुआ था कन्नौज साइड में, लेकिन उसका भी हस्बैंड मारा गया था। तो उसने क्या किया, अपनी जो राजधानी थी अपनी बहन की मदद के लिए थानेश्वर से कन्नौज ले आया। अब हर्षवर्धन ने उपाधि कौन सी ली ये भी देख लेते हैं। हर्षवर्धन ने अपने जीवन में 4 प्रमुख युद्ध किए। ठीक है, जो 4 प्रमुख युद्ध जो हर्षवर्धन ने किए थे, इन युद्धों में विजय के पश्चात हर्षवर्धन ने परम भट्टारक, महाराजा धीराज, चक्रवर्ती, एकाधिराज, परमेश्वर और महापरमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये उपाधियां जो थी वो हर्षवर्धन ने ली थी। ठीक है, इन्होंने 4 प्रमुख युद्ध किए। इसके बाद उन्होंने क्या किया, जब चारों युद्ध में ये जीत गए उसके बाद इन्होंने परम भट्टारक की, महाराजा धीराज की, चक्रवर्ती एकाधिराज की, परमेश्वर की और परम माहेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो इन उपाधियों को याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती हैं आपसे। हर्ष ने अपने साम्राज्य में कई धर्मशालाएं, कुएं
अस्पताल, सराय आदि की स्थापना की। ठीक है, अगर पूछा जाए हर्षवर्धन ने क्या क्या किया था अपने राज्य के लिए, तो हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य में कई धर्मशालाएं, कुएं, अस्पताल, सराय आदि की स्थापना की। हर्ष जो था वो भगवान शिव और सूर्य का उपासक था। ठीक है, जो हर्षवर्धन था वो भगवान शिव और सूर्य का उपासक था, लेकिन बौद्ध धर्म को भी मानता था। ठीक है, हिंदू धर्म को तो ये मानता ही था, साथ ही साथ बौद्ध धर्म को भी ये मानता था। हर्षवर्धन ने दो धार्मिक सभाओं का आयोजन भी किया। पहला है कन्नौज की धार्मिक सभा और दूसरी है प्रयाग की धार्मिक सभा। ठीक है, तो ये दो धार्मिक सभाओं का आयोजन करता था। कौन कौन सी? तो कन्नौज की धार्मिक सभा और प्रयाग की धार्मिक सभा। अब हर्षवर्धन के दरबार में प्रमुख विद्वान कौन कौन से थे, इनके नाम याद रख लेना। कई बार क्या होता है कि विद्वानों के नाम दिए जाते हैं और नीचे चार ऑप्शन दिए जाएंगे शासकों की। पूछा रहेगा कि ये किसके साम्राज्य में थे। ठीक है, किसके साम्राज्य में ये थे, तो पूछ लेगा बाणभट्ट किसके साम्राज्य में थे, तो हर्षवर्धन के। मयूर, हरिदत्त, जयसेन, दिवाकर, ये सारे के सारे जो विद्वान थे वो हर्षवर्धन के समय में थे। ठीक है, अब दूसरा है कि बाणभट्ट की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये चीज़ याद रखना, कई बार पूछी जाती है बाणभट्ट के बारे में कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। और इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी, तो हर्षचरित्र और कादम्बरी। ठीक है, हर्षचरित्र और कादम्बरी बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं, कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, हर्ष स्वयं भी उच्च कोटि का विद्वान और साहित्यकार था। ठीक है, हर्ष जो हर्षवर्धन था वो स्वयं भी बहुत उच्च कोटि का विद्वान था और साहित्यकार था ये। ठीक है, खुद भी किताबें वगैरह लिखता रहता था। तो इसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं ये भी पूछी जाती हैं, तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, तीनों इसकी रचनाएं हैं। ठीक है, हर्षवर्धन की रचनाओं के नाम कौन कौन से हैं, अगर पूछा जाए एक नंबर में कि हर्षवर्धन की रचनाओं के नाम लिखिए, तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, हर्षवर्धन की रचनाएं थी, याद कर लेना तीनों नाम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चीनी यात्री हेनसांग हर्ष के शासनकाल में ही भारत आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, डीएलएड में भी पूछा जा चुका है कि चीनी यात्री जो हेनसांग था किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के समय में ये भारत आया था। ठीक है, या ऐसे पूछ सकता है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था, तो हेनसांग। ठीक है, जो चीनी यात्री था हेनसांग वो किसके समय में भारत आया था, तो वो आया था आपका हर्षवर्धन के समय में। इसने पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था सियुकी करके। ठीक है, सियुकी से इसकी पुस्तक का नाम था और इसे यात्रियों का राजकुमार कहते थे। ठीक है, यात्रियों का राजकुमार इसे कहा जाता है, ये भी चीज़ याद रखना। हर्ष के समय शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र थे, पहला था नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरा था तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्ष के समय में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, तो पहला था नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, जो कि गुप्त वंश से चला आ रहा था, और दूसरा था तक्षशिला विश्वविद्यालय। हर्ष ने 220 गांव की आय नालंदा विश्वविद्यालय को शिक्षा के लिए दान में दे दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर्षवर्धन जो था वो काफ़ी दानवीर था। ठीक है, कई चीज़ें ये दान करता रहता, जो भी धार्मिक सभाएं इसने बनाई थी, ठीक है, जिनका आयोजन ये करता था उसमें काफ़ी संपत्ति ये दान कर देता था। तो इसने क्या किया था, 220 गाँव की जो आय इसे मिलती थी, इसने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा के लिए उस संपत्ति को दान कर दिया था। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखना। और हर्ष की जो मृत्यु हुई वो हुई थी 647 ईस्वी में। ठीक है, हर्ष की मृत्यु कब हुई, तो 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे हेनसांग का यात्रा विवरण। जो हेनसांग भारत में आया था चीनी यात्री, उसने भारत के बारे में क्या क्या बताया। ठीक है, उसकी पुस्तक से जो जो चीज़ें हमें पता चली उससे हमें इसकी राजनीतिक दशा, सामाजिक दशा, धार्मिक दशा, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। हेनसांग का यात्रा वर्णन। पहला है राजनीतिक दशा। राजा के परिश्रम व दानशीलता की हेनसांग ने बहुत प्रशंसा की। मतलब इसके हिसाब से जो हर्षवर्धन था वो काफ़ी परिश्रमी था और दानशील था। ठीक है, काफ़ी चीज़ें ये दान में दे देता था। उसके अनुसार राजा का जो दिन था वो 3 भागों में बटा था। दिन का जो पहला भाग था तो शासन के कार्यों के लिए था। ठीक है, और जो बाकी के 2 भाग थे वो धार्मिक कार्य के लिए थे। ठीक है, तो उस समय क्या था कि राजा का जो दिन था वो 3 भागों में बटा था। पहला भाग जो था वो शासन के कार्यों के लिए था, बल्कि जो शेष 2 भाग थे वो धार्मिक कार्यों के लिए थे। हर्ष की सेना में 60,000 हाथी व 1 लाख घुड़सवार थे। ठीक है, तो कितने हाथी थे, तो 60,000 हाथी थे और 1 लाख घुड़सवार थे। ये भी चीज़ याद रखना। अब हम बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। तो हर्षवर्धन के काल में जनता कृषि द्वारा ही रोजी रोटी अर्जित करती थी। ठीक है, तो कृषि वहाँ का मुख्य व्यवसाय था उस समय का भी। ठीक है, कृषि की प्रधानता के साथ व्यवसाय व व्यापार की भी कमी नहीं थी। ठीक है, व्यापार भी बहुत लोग करते थे, व्यवसाय भी बहुत लोग करते थे, लेकिन कृषि की प्रधानता थी। भारत विदेशों को जड़ी बूटी, मसाले का निर्यात करता था। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में जो जड़ी बूटियाँ थी और जो मसाले थे उन्हें विदेशों में निर्यात किया जाता था। जो भूमि कर था वो भी उपज का 1/6 होता था। ठीक है, जो भूमि पर कर लिया जाता था तो जितनी भी उपज होती थी उसका 1/6 कर लिया जाता था। ये चीज़ याद रखना। अब हम धार्मिक स्थिति की बात करें। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में विभिन्न धार्मिक संप्रदाय थे। सर्वाधिक शक्तिशाली संप्रदाय शैव संप्रदाय था। ठीक है, तो हर्षवर्धन का जो शासनकाल था उसमें भारत में विभिन्न धार्मिक संप्रदाय थे। ठीक है, बौद्ध धर्म को भी मानते थे, जैन धर्म को भी मानते थे, हिंदू धर्म को भी मानते थे। ठीक है, ये सारे संप्रदाय थे, लेकिन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा था, तो शैव संप्रदाय। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, ये हिंदू धर्म को भी मानता था और बौद्ध धर्म का भी ये अनुयायी था।
तो इस चैप्टर में आपका इतना ही था। इन सभी को आप चीज़ों को कैसे याद रख सकते हैं, तो एक कहानी के तौर पे इसे याद रखें। ठीक है, अगर आप कहानी के तौर पे याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन आता है तो आप बनाकर आराम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ एक कहानी है। याद करना कि जो प्रभाकर वर्धन था उसके 3 बच्चे थे। ठीक है, पहला लड़का था राजवर्धन, उसके बाद एक पुत्री थी राजश्री, उसके बाद एक पुत्र था हर्षवर्धन। ठीक है, हुआ क्या, जो राजश्री थी इसका विवाह उसने किससे किया, तो गृह वर्मा के साथ, जो मोकरी राजकुमार थे गृह वर्मा, उसके साथ विवाह किया। हुआ क्या, जो मालवा का शासक था देवगुप्त, उसने क्या किया, षड्यंत्र करके उसकी हत्या कर दी, गृह वर्मा की हत्या कर दी। उसके बाद क्या हुआ, राजवर्धन जो था उसने उस पर आक्रमण किया, देवगुप्त को भी मार दिया। जब देवगुप्त को मार दिया, लेकिन छल से क्या हुआ, जो शशांक था उसने क्या किया, राजवर्धन को मार दिया। उसके बाद हर्षवर्धन जो उस समय काफ़ी छोटा था, ठीक है, इसकी एज इतनी नहीं थी, लेकिन इसके पास 2 समस्याएं थी। पहला था कि अपने भाई की हत्या का बदला लेना, दूसरा क्या था कि अपनी जो बहन थी इसकी उसे ढूंढना कि वो कहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसे करके आप कहानी के तौर पर इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। फिर इसकी जो उपाधियाँ थी उन्हें याद रखना, कई बार पूछी जाती हैं। कौन कौन से इसने कार्य किए, कौन कौन सी धार्मिक सभाओं का ये आयोजन करता था उसके बारे में लिखना, और हेनसांग ने भारत के बारे में क्या बताया उसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक कहानी के तौर पर आप इसे याद रख सकते हैं, काफ़ी ईजी चैप्टर है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।